चलिए बेटा, आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फर्स्ट वीडियो में सीखा था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी एंड आज टॉपिक सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। लाइक आपने मैथ्स में इक्वेशन किए होंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज, ये सारा हम अकाउंटिंग टर्म में कर चुके हैं। अभी भी देखते हैं, ये सारे असेट्स हैं बेटा और ये हैं लायबिलिटीज। अब मीनिंग या इनके टर्म देख लेते हैं हम। फर्स्ट वन कैश, आप सभी लोग जानते हैं कैश मीन्स कैश इन हैंड। बिजनेसमैन के पास एट अ स्पेसिफिक टाइम जो भी कैश होता है वो कैश और कैश इन हैंड। कैश एट बैंक मीन्स अमाउंट डिपॉजिटेड इन वेरियस बैंक अकाउंट। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट्स में जितनी भी कैश है वो है कैश एट बैंक, ये भी एसेट्स हैं। डेटर्स, ये टर्मिनोलॉजी में भी हमने देखा हुआ है। तो डेटर्स मीन्स पर्सन हु रिसीव गुड्स ऑन क्रेडिट। इट मीन्स ऐसे पर्सन जिनको हम क्रेडिट गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं वो होते हैं आपके डेटर्स। क्लियर? ये टर्मिनोलॉजी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वन टर्म है स्टॉक। स्टॉक भी टर्मिनोलॉजी में हम यूज कर चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में यहां भी गुड्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, इट मींस ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो प्लस माइनस ऐड और लेस किसके साथ करेंगे? गुड्स के साथ। लाइक अगर मैं बोलता हूं आपसे गुड्स परचेज, अभी गुड्स परचेज किए, इट मींस गुड्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स इंक्रीज होगा, इट मींस स्टॉक इंक्रीज होगा। गुड्स सोल्ड करेंगे तो गुड्स डिक्रीज होगा, इट मींस स्टॉक डिक्रीज होगा आपके पास से। ओके, तो यहाँ टर्म जब क्वेश्चन में आएगा तो गुड्स और इंक्रीज और डिक्रीज किसमें से करना है आपको? स्टॉक में से। नेक्स्ट टर्म आता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मींस ऐसी बिल जिसकी अमाउंट हमें रिसीव होनी है। बेसिकली होता है क्या है, ये टर्म ज्यादा देखिए ध्यान से आप लोग। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या बेटा? अब ध्यान से देखिए, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों पे ही हम गुड्स क्रेडिट सेल करते हैं। तो जिन पर्सन को गुड्स क्रेडिट सेल करते हैं उन पर्सन को हम बोलते हैं डेटर्स। फिर मैंने आपसे कहा सिमिलर कैसे है बेटा? तो सिमिलर इस टाइप से है कि भाई डेटर्स को जब भी हम गुड्स सेल करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उससे अमाउंट हमें रिटर्न वापस आ जाती है, पर वो कोई प्रॉमिस नहीं करता, हमें कोई रिटर्न प्रॉमिस नहीं करता कि ये अमाउंट हम इतने डेज के बाद आपको या इतने मंथ के बाद आपको हम रिटर्न वापस कर देंगे। और बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल मीन ऐसा बिल जिसकी अमाउंट हमें रिसीव होनी है, इसमें प्रॉमिस करता है कौन? जो एक्सेप्टर होता है, इट मींस ड्रॉई होता है जिसको हम गुड्स क्रेडिट और सर्विसेज क्रेडिट सेल करते हैं। तो वो उसकी ओर से एक प्रॉमिस होता है कि भाई वो हमको या हम जिसको ये बिल देंगे उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट इस डेट के बाद या इस डेट पे ये स्पेसिफिक अमाउंट वो पे कर देगा। तो बिल रिसीवेबल ड्रॉ कौन करता है? ड्रॉ करता है बेटा सेलर। सेलर ड्रॉ करता है परचेजर के बिहाफ पे कि भाई ये अमाउंट परचेजर हमको या हम जिसको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे उसको एक स्पेसिफिक डेट पर पेमेंट कर देगा। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स पे हम जब परचेजर से साइन कराते हैं और वो अपने पास ले लेते हैं तो हमारे लिए वो बिल कौन सा होता है? बिल रिसीवेबल। और उस परचेजर के लिए ये बिल कौन सा होता है? बिल्स पेबल। बेटा बिल की जो बंदा अमाउंट रिसीव करता है उसके लिए तो होता है बिल रिसीवेबल और जो पे करता है उसके लिए होता है बिल्स पेबल।
तो इसीलिए बिल्स रिसीवेबल असेट्स है और बिल्स पेबल लायबिलिटीज है। तो ये टर्म क्लियर। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। सो अमाउंट इन्वेस्टेड आउटसाइड ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई भी अमाउंट लेके किसी अदर बिजनेस में या आउटसाइड कहीं भी वह अमाउंट डिपॉजिट करता है या किसी को पे करता है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कॉमन वर्ड में हमसे पूछते हैं कि भाई आपने अपना अमाउंट, अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, तो हम बोलते हैं कुछ बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, कुछ हमने अपने फ्रेंड्स को दे दिया है, या कुछ हमने लैंड में परचेज किया है वहां दे दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है। सो एनी अमाउंट invested outside of business is called investment. Clear? So next, land means समझते ही आप, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक, लाइव मीन्स समझते हैं जीवित, स्टॉक तो जीवित स्टॉक का मतलब क्या है बेटा? अब मान लीजिए आपकी पिगरी है, तो पिग जो है वो लाइव है, जीवित है, जीवित प्राणी होते हैं, तो पिगरीज जो है, पिग है, वो लाइव स्टॉक है। अगर आप डेयरी करते हैं तो जो काऊ है, बफेलो है, ये भी क्या है आपके लाइव स्टॉक है। ठीक है, तो लाइव स्टॉक मीन्स क्लियर हुआ। नेक्स्ट, पेटेंट, कोई भी न्यू इनोवेशन जब हम रजिस्टर्ड करवाते हैं अपनी फर्म के नाम, तो वो भी हमारे लिए एसेट्स है, उसको बोलते हैं हम पेसेंट, पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट, पेटेंट की में बात क्या है बेटा? गुडविल। सो गुडविल इज द फेमसनेस ऑफ बिजनेस और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन है प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस पेड। एनी एक्सपेंसेस पेड बिफोर ड्यू डेट, इट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड टर्म आपने सुना होगा, प्रीपेड वाउचर मोबाइल में आप कराते हैं, इट मीन्स एडवांस में पेमेंट करते हैं रिचार्ज के लिए, फिर बाद में उसका यूज करते हैं। इट मीन्स ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जिसकी सर्विसेज तो हमने रिसीव नहीं की है पर पेमेंट एडवांस में कर दिया है, तो वो होगा आपका प्रीपेड और एडवांस पेड। अर्न इनकम मीन्स रिसीवेबल इनकम, ऐसी इनकम जो इन फ्यूचर हमें रिसीव होगी। इट मीन सर्विसेज तो हमने प्रोवाइड कर दी है पर इनकम अभी हमें रिसीव होगा। तो ऐसा सारा अमाउंट जो हमें किसी से रिसीव होना है और अदर, ये सारे हमारे असेट्स, कोई लिमिट नहीं है बेटा, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग असेट्स हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन असेट्स ये हैं आपके। अब बात करते हैं हम लायबिलिटीज की। तो फर्स्ट वन कैपिटल। अब कैपिटल आपको मालूम ही है, इंटरनल लायबिलिटीज है, liabilities which are payable to owner is known as capital. Reserve, provision and fund, ये टर्म अभी आपके लिए यूज नहीं होंगे, इसको रहने देते हैं अभी। क्रेडिटर्स, डेटर्स भी समझा है आपने, ऐसे पर्सन जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा कैपिटल का तो आपको मालूम है, कैपिटल इज अ इंटरनल liabilities, liability which are payable to owner is known as internal liabilities। तो कैपिटल तो इंटरनल लाइबिलिटीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? वो आपको मालूम है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। सो इट इज द इंटरनल लाइबिलिटीज। तो कैपिटल लाइबिलिटीज वो कौन सा बेटा? इंटरनल। रिजर्व, प्रोविजन एंड फंड मैंने कहा, अभी आपको ये डिस्कस नहीं करेंगे अपन लोग। नेक्स्ट वन है क्रेडिटर्स। तो आपको डेटर्स की मीनिंग मालूम है, ऐसे पर्सन जिनको हम गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट सेल करते हैं, वो तो होगा डेटर्स। तो फिर क्रेडिटर्स जस्ट अपोजिट है इसका, क्या है बेटा?
ऐसे पर्सन जिनसे हम क्रेडिट परचेज करते हैं, तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट जिन पर्सन से हम करते हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स। लाइक मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको लास्ट, उसमें एज्यूम करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसका नेम है ए, हम क्रेडिट सेल करते हैं किसको बेटा, बी को, तो बी इज अ डेटर ऑफ द बिजनेस। सी से गुड्स हम परचेज करते हैं क्रेडिट, तो क्रेडिट गुड्स परचेज किया हमने सी से, तो सी इज अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। तो पर्सन whom गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ऐसे पर्सन जिनसे क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स, और ऐसे पर्सन जिनको क्रेडिट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं डेटर्स। नेक्स्ट टर्म है बेटा बिल्स पेबल। अभी जस्ट नाउ मैंने बताया था आपको एनी अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अ बिल इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल, or any amount payable of a bill is known as bills payable। ठीक है, तो bills payable। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट टर्म है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जस्ट इसका अपोजिट है बेटा कैश एट बैंक। बैंक में कैश आपका डिपॉजिट है, एक टर्म तो ये होता है, और एक टर्म ये है कि भाई कंडीशन ये होती है कि आपको बैंक को पेमेंट करना है। अब बैंक ओडी होता क्या है, आपने सुना होगा कि भाई बैंक बिजनेसमैन को ओडी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट मींस ओवरड्रॉ, जितना बैंक में आपका अमाउंट डिपॉजिट है आप उससे ओवरड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। एज्यूम मेरे बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट है, अब किसी पर्सन ने मेरा 15,000 का चेक बैंक में लगा दिया विड्रॉ के लिए, तो बैंक जब उसको 50,000 पेमेंट कर देगा, इट मींस अमाउंट कितनी डिपॉजिट है मेरी बैंक में 10,000, पर पेमेंट मेरे अकाउंट से कितना हो गया 15,000, तो ओवर कितना पेमेंट हुआ बेटा, ओवरड्रॉ कितना हुआ 5,000। इट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये 5,000 मुझे बैंक को पे करना पड़ेगा, इसलिए ये क्या है लायबिलिटीज। सो बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट overdraw from bank is known as bank overdraft। क्लियर है? वैसे बेसिकली आपने क्रेडिट कार्ड सुना होगा बेटा। क्रेडिट कार्ड मींस क्या होता है, ऐसी कार्ड जिसके थ्रू हमारे बैंक में अमाउंट भी डिपॉजिट नहीं है, फिर भी हम क्रेडिट यानी उधारी से गुड्स भी परचेज कर सकते हैं और सर्विसेज भी उधारी में ले सकते हैं। सीसी लिमिट क्रेडिट लिमिट होता है, तो ऐसे ही टर्म है ये बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जितना अमाउंट आपका बैंक में डिपॉजिट है उससे ओवरड्रॉ कर सकते हैं जितना भी बैंक ने आपको अमाउंट का लिमिट दिया हो। ओके, नेक्स्ट वन लोन, ये तो मालूम ही है, एनी अमाउंट हम बोरो करते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इज नोन एज लोन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू और पेबल, एनी एक्सपेंसेस ड्यू और पेबल is known as outstanding expenses। It means ऐसे expenses जिनके सर्विस तो हमने ले लिए हैं पर अमाउंट पे नहीं किया है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी प्रीपेड वाउचर और पोस्ट पेड। भाई मैं जो मोबाइल यूज करता हूँ वो कैसे करता हूँ, पोस्ट पेड, फुल मंथ उस मोबाइल को यूज करता हूँ, उसके बाद मंथ के बाद जो मेरे पास बिल आता है उस बिल का मैं पेमेंट करता हूँ, तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसी एक्सपेंसेस जो हमें अभी पे करनी है, सर्विसेज तो हमने रिसीव कर ली है पर अमाउंट पे नहीं की है, इट मींस आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड, हमने क्या किया प्रीपेड में बेटा, एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिया है, अमाउंट पहले ही पे कर दिया है पर सर्विस अभी रिसीव नहीं की है। आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, सर्विस तो आपने रिसीव कर ली है पर अभी पेमेंट नहीं किया है, इट मींस ड्यू और पेबल। ओके, unearned income means advance received, any amount received in advance from other person or other party is known as unearned income।
तो ये है कुछ आपके एसेट्स और ये है कुछ लायबिलिटीज। हम बात जो कर रहे थे बेटा वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आप भी देख रहे हो ये सारे एसेट्स हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटीज कहाँ है, लायबिलिटीज। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जब आपने मैथ्स में इक्वेशन किए होंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ भी वैसे ही होगा। एसेट्स की जो भी टोटल है वो इक्वल होगी कैपिटल एंड लायबिलिटीज के। तो ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। और जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे तो आपको केवल ये देखना है कि भाई जो अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं उससे कौन सा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, या कौन सा लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो कॉमन हम बात करते हैं फर्स्ट वन है गुड्स परचेज्ड बाय कैश। तो आपने गुड्स परचेज किया बेटा, वो भी कैसे, कैश। अब गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज, गुड्स परचेज करेंगे गुड्स तो इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगा। मैंने कहा जहां भी गुड्स हो इट मींस हम स्टॉक को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। स्टॉक क्या है बेटा, एसेट्स है, और स्टॉक तो इंक्रीज होगा इट मींस स्टॉक में वैल्यू प्लस होगी, ओके। और कैश डिक्रीज होगा तो कैश को क्या करेंगे, माइनस। बोथ आर एसेट्स, कैश भी एसेट्स है स्टॉक भी एसेट्स है, तो एसेट साइड ही इन्फ्लुएंस हुआ, सो नो इफेक्ट इन लायबिलिटी साइड। क्लियर है, चलिए। सो नेक्स्ट वन एक और देखते हैं, बिल्डिंग परचेज्ड बाय कैश। अभी देखिए यहां से, अभी आपने क्या परचेज किया है, बिल्डिंग। तो फर्स्ट वन बिल्डिंग और सेकंड वन कैश। बिल्डिंग परचेज करेंगे तो बिल्डिंग इंक्रीज होगा या डिक्रीज, बिल्डिंग परचेज करेंगे तो बिल्डिंग इंक्रीज होगा, और बिल्डिंग एसेट्स है। और कैश डिक्रीज होगा, तो कैश माइनस इज इक्वल टू नो इफेक्ट इन लायबिलिटी साइड। जब नो इफेक्ट इन लायबिलिटी साइड की बात करता हूं इट मींस कोई भी ट्रांजैक्शन इस साइड से इफेक्ट नहीं हुआ है, तो यहां हमने डैश लगा दिया। केवल इफेक्ट कौन से हुए हैं, इधर वाले ट्रांजैक्शन। जिस टाइम साइड के ट्रांजैक्शन इफेक्ट होंगे, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, इंक्रीज होगा तो प्लस कर देंगे, और डिक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी क्रेडिट सेल करें तो क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर इंक्रीज होंगे बेटा, और क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, क्रेडिटर। ये आपको ध्यान रखना है। क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर्स इंक्रीज होगा, और क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्रेडिटर इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। बता गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किया इट मींस गुड्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इट मींस स्टॉक इंक्रीज होगा या डिक्रीज। तो गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा, ये आपको मालूम है, तो स्टॉक तो इंक्रीज होगा। सेकंड वन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट है, क्रेडिट परचेज करेंगे गुड्स या सर्विसेज तो क्या इंक्रीज होंगे बेटा, क्रेडिटर। और क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटीज, सो इट इज एंटर इन राइट हैंड साइड, लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स प्लस। अभी आप सोचेंगे बेटा कि ये ट्रांजैक्शन मैंने इस साइड प्लस क्यों किया, ये ट्रांजैक्शन इस साइड प्लस क्यों किया, तो मैंने आपको कहा था एसेट साइड कोई भी फ्लक्चुएशंस होगी वो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, और लायबिलिटीज में कोई भी इंफ्लुएंस होगी
तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड। ओके, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल और लायबिलिटीज में कोई भी इन्फ्लुएंस होगा तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड, और असेट्स में कोई भी इन्फ्लुएंस होगा तो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड। ये क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। एक चीज तो ध्यान ही रखें, क्रेडिट परचेज करेंगे तो आपको मालूम है क्रेडिटर इंक्रीज होना है, और क्रेडिटर इट इज अ लायबिलिटीज, सो इट इज एंटर्ड इन लायबिलिटी साइड, इट मींस राइट हैंड साइड। तो क्रेडिट परचेज किया है तो क्रेडिटर इंक्रीज हुआ। क्रेडिट में परचेज क्या किया था बेटा आपने? फर्नीचर, तो फर्नीचर तो एसेट्स है, तो फर्नीचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? जब भी आप फर्नीचर को परचेज करेंगे तो फर्नीचर इंक्रीज होगा। सो फर्नीचर प्लस एंड क्रेडिटर प्लस, फर्नीचर प्लस एंड क्रेडिटर प्लस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। सो कैश पेड टू क्रेडिटर्स, अभी देखिए क्रेडिटर कौन? जिनसे हमने क्रेडिट परचेज किया है बेटा। अगर इन लोगों को पेमेंट करेंगे हम, मान लीजिए मैंने किसी से 5000 का गुड्स परचेज किया था क्रेडिट उधार, अभी मैंने उसको पेमेंट किया मान लीजिए 1000 का, तो क्रेडिटर की पोजीशन क्या होगी? उधारी मेरी कम होगी या ज्यादा? तो 5000 क्रेडिटर थे, 1000 पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएगा। रिमेनिंग कितना पेमेंट करना होगा मुझे? 4000। तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये तो कैश पेमेंट किया है तो कैश डिक्रीज हो रहा है हमारे पास से, तो कैश माइनस। सेकंड वन, लायबिलिटीज में हमारी लायबिलिटीज कौन सी डिक्रीज हो रही है? क्रेडिटर्स, तो कैश माइनस एंड क्रेडिटर माइनस। कैश पेड टू क्रेडिटर, तो कैश पेमेंट किया है तो कैश माइनस, किसको पेमेंट किया बेटा? क्रेडिटर को, जिससे हमने क्रेडिट परचेज किया था उसको पेमेंट किया है, तो क्रेडिटर भी रिड्यूस हो जाएंगे आपके। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स। सो गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स, अभी क्या होता है जिससे हमने क्रेडिट परचेज किया बेटा किसी से, अभी गुड्स हमारे पास आ गया, डिफेक्टिव आया या अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? वापस करेंगे। हमने उधारी में किसी से परचेज किया था, तो अभी वापस करेंगे तो उधारी कम होगी या ज्यादा? कम होगी, तो क्रेडिटर्स जो थे वो क्या हो जाएंगे? माइनस। और गुड्स हमने रिटर्न किया है तो गुड्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज? गुड्स रिटर्न किया बेटा उसको, तो असेट्स में, असेट साइड से स्टॉक लेस होगा और लायबिलिटीज में क्रेडिटर लेस होंगे, तो स्टॉक माइनस एंड क्रेडिटर माइनस। तो ये तो थी बेटा आपकी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। गुड्स जो परचेज करते हैं या तो कैश या क्रेडिट, गुड्स परचेज करेंगे या असेट्स परचेज करेंगे। तो गुड्स परचेज किया आपने तो गुड्स इंक्रीज हुआ और कैश डिक्रीज। क्रेडिट परचेज करेंगे गुड्स को तो गुड्स तो इंक्रीज होगा, इधर क्या इंक्रीज होगा आपका? क्रेडिटर। पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को तो कैश माइनस होगा और क्रेडिटर भी माइनस। गुड्स रिटर्न अगर क्रेडिटर को करते हैं तो गुड्स भी माइनस, इसमें स्टॉक भी माइनस होगी और क्रेडिटर भी माइनस होंगे। क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको बताया था बेटा क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? डेटर्स, और क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्रेडिटर इंक्रीज होंगे, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, गुड्स सोल्ड बाय कैश या गुड्स सोल्ड और कैश। तो गुड्स सेल किया आपने बेटा बाय कैश, गुड्स सोल्ड किया है तो गुड्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज? जब भी गुड्स को सेल करेंगे तो गुड्स इट मीन स्टॉक डिक्रीज होगा
और क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज, जब भी गुड्स सेल करेंगे तो कैश हम रिसीव करेंगे, इट मींस कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। नो इफेक्ट इन लायबिलिटी साइड, क्यों कि स्टॉक एंड कैश बोथ आर असेट्स, कैश assets and stock assets, so it is affected in asset side, so no effect in liability side. Next one, machine sold by cash। अभी आप मशीन सोल्ड कर रहे हैं कैश, तो मशीन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, मशीन सोल्ड कर रहे हैं तो मशीन डिक्रीज होगा बेटा, तो मशीन माइनस, और कैश जब मशीन सेल करेंगे आप तो कैश आपको रिसीव होगा, तो कैश इंक्रीज हुआ, कैश प्लस और मशीन माइनस, बोथ आर असेट्स, सो इट इज एंटर्ड इन लेफ्ट हैंड साइड, सो लायबिलिटी साइड नो इफेक्ट। क्लियर? अब बात करते हैं हम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैंने आपसे कहा एक चीज तो आपको ध्यान रखना, बाकी आपको ध्यान रहेगा बेटा। गुड्स सोल्ड क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, डेटर्स, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज या गुड्स या एसेट्स हम क्रेडिट सेल करेंगे, क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या इंक्रीज होता है बेटा, डेटर इंक्रीज होते हैं, तो डेटर प्लस हो गया, आपने क्या सोल्ड किया है, गुड्स, तो गुड्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज, जब भी गुड्स को हम सोल्ड करेंगे तो गुड्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो गुड्स डिक्रीज होगा, इट मींस स्टॉक लेस होगा आपका, डिक्रीज होगा, स्टॉक माइनस एंड डेटर्स प्लस, नो इफेक्ट इन लायबिलिटी साइड। क्लियर है? फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट। एनी एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट, कोई भी एसेट्स आप सोल्ड करें, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, कोई भी एसेट सोल्ड करेंगे तो एसेट्स तो डिक्रीज ही होगा बेटा, तो फर्नीचर तो डिक्रीज ही होना है, तो फर्नीचर माइनस हो गया आपका, और क्रेडिट सेल किया है आपने, जब भी क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, डेटर्स इंक्रीज होंगे, सो नो इफेक्ट इन लायबिलिटी साइड। ओके, आगे देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स कौन, जिनको हमने गुड्स एंड सर्विसेज और असेट्स क्रेडिट सेल किया है, जिन लोगों को हमने क्रेडिट सेल किया उनसे हमें कैश रिसीव हुआ है, जब कैश रिसीव होगा तो कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज, आप सभी को मालूम है कैश जब भी रिसीव होगा तो कैश क्या होगा, इंक्रीज, सो कैश प्लस। किससे कैश रिसीव हुआ है बेटा, डेटर्स से। मान लीजिए हमने किसी को 4000 की गुड्स सेल की थी, अभी उनसे 1000 रुपीज हमें रिसीव हो गया है, तो रिमेनिंग कितना अमाउंट लेना बाकी होगा उनसे, 3000। ओके, इट मींस डेटर में से भी ये अमाउंट क्या करोगे आप, माइनस, तो कैश रिसीव हुआ है, किससे हुआ, डेटर से, इट मींस उधारी भी कम हुई है उनकी और कैश भी रिसीव हुआ है, तो कैश प्लस डेटर्स माइनस, नो इफेक्ट इन लायबिलिटी साइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें हम गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स। हम जिनको क्रेडिट गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं उनको डेटर्स बोलते हैं। हमने कोई भी गुड्स किसी को सेल किया, उसके अकॉर्डिंग उसको गुड्स नहीं मिला या डिफेक्टिव हुआ तो उसने गुड्स हमें क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो गुड्स वापस करेगा तो गुड्स हमारे पास आएगा, तो स्टॉक आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इसीलिए मैंने बेटा स्टॉक के ब्रैकेट में गुड्स लिखा हुआ है। गुड्स जब भी इन्फ्लुएंस होगा तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, आप गुड्स इंक्रीज होगा तो स्टॉक में प्लस करेंगे, गुड्स डिक्रीज होगा तो स्टॉक में माइनस करेंगे। सो गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से गुड्स हमारे पास वापस आ रही है, इट मींस क्या हो रहा है,
स्टॉक इंक्रीज हो रहा है हमारा, प्लस कर दिया। जिनको हमने क्रेडिट सेल किया था उनसे गुड्स वापस आई तो भाई क्रेडिट भी कम हो जाएगी, इट मींस उधारी भी कम हो जाएगी। मैंने वो एग्जांपल दिया था आपको, किसी को हमने 4000 की गुड्स सेल की है, अब मान लीजिए 1000 की गुड्स उससे हमारे पास वापस आ गई, तो रिमेनिंग डेटर्स कितने का बचेगा, वो कितना अमाउंट देगा हमको 3000। तो डेटर में से भी ये अमाउंट माइनस कर देंगे, तो स्टॉक प्लस एंड डेटर्स माइनस, नो इफेक्ट इन लायबिलिटी साइड। तो आज जो हमने किया वो ट्रांजेक्शन की रिलेटेड टू परचेज, परचेज टर्म, सेल्स एंड सेल्स टर्म। तो ये अमाउंट रिलेटेड थी अकाउंटिंग इक्वेशन से। मैं टोटल मिला के आपको अप्रोक्सीमेट 30 इक्वेशंस कराऊंगा, और उन 30 इक्वेशन से बाहर किसी बुक में कोई इक्वेशन आपको नहीं मिलेगी, तो आप उन इक्वेशन को क्लियर कर लीजिएगा। तो गुड्स या परचेज करते हैं हम जब भी, या तो कैश करते हैं या क्रेडिट करते हैं। असेट्स भी परचेज करेंगे, कैश करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन ध्यान रखने हैं। और बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया था, ये आपको अकाउंट इक्वेशन परेशानी करते रहेंगे। क्रेडिट सेल होगा तो डाटा इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखिए आप, और क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्रेडिटर इंक्रीज होंगे। ठीक है, क्रेडिटर इट मींस जिनसे हम क्रेडिट गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, और डेटर्स इट मींस जिनको क्रेडिट सेल करते हैं। आपको दोबारा से बता दूं, ये ध्यान रखना है अकाउंट इक्वेशन में, असेट्स इन्फ्लुएंस होंगे तो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड प्लस माइनस करेंगे, लायबिलिटीज इन्फ्लुएंस होंगे तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड प्लस माइनस करेंगे। क्लियर है बेटा? थैंक यू।